तो सीधे बिहार के दंगल में आज हमारे साथ जो है सीपीआई एमएल जिसको हम लोग माले कहते हैं उसके महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। क्या परफॉर्मेंस है, आप किसको एक्सप्लेन करेंगे? 30 सीटें आप गठबंधन में लड़ते हैं, 19 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखे थे, तो क्या इतनी सीटें उम्मीद थी क्या आपको? अभी तो देखिए गिनती मेरे ख्याल से बहुत बाकी है और मुझे तो अभी भी पूरा भरोसा है कि महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा और लेफ्ट भी जितनी सीटों पर अभी हम लोग आगे चल रहे हैं इससे ज्यादा सीटें लेफ्ट के खाते में आएंगी। जो पूरा आरा भोजपुर का इलाका है, जो मेरे पास जो सीट है, जीरादेई, दरौती, फुलवारी, पालीगंज, आरा, तरारी, डुमरांव, अरवल, घोसी, इन सभी सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। कुछ मतदाताओं से जो रिपोर्टर्स बात करने गए थे, एक जगह उन्होंने कहा था कि आपके कैंडिडेट का नाम भी उसको मालूम नहीं था, लेकिन बोला था 3 तारा को हम देंगे वोट। ये क्या था? बिल्कुल। देखिए, इस बार का जो बिहार का चुनाव था, ये चुनाव कम एक आंदोलन ज्यादा दिख रहा था। तो एक इसको आप जन आंदोलन कहिए और बहुत साफ ढंग से कहा जाए तो नौजवानों का आंदोलन दिख रहा था। और हम तो आंदोलन की ही पार्टी है और वामपंथ की पूरी राजनीति जन आंदोलन की ही राजनीति होती है। हमने कोशिश भी यही की कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान उम्मीदवारों को मौका मिले और हमने देखा कि इससे एक लोगों में बहुत अच्छा संदेश गया। और इन तमाम इलाकों में, भोजपुर में या मगध के बहुत सारे ग्रामीण इलाके में, सिवान में, तो जहां ठीक से तालमेल हुआ वहां में लगता है कि सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन को इसका भारी फायदा मिला। और इसीलिए अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो पहला चरण है, जहां शाहाबाद और मगध के इलाके में वोट पड़े थे, तो उस चरण में महागठबंधन का प्रदर्शन सबसे शानदार दिख रहा है। लेकिन मुझे अभी भी भरोसा है कि वोटों की गिनती जैसे आगे बढ़ेगी तो मिथिला के इलाके में या चंपारण, सिवान, गोपालगंज, छपरा के इलाके में, कुछ सीमांचल के कोसी के इलाके में भी महागठबंधन के प्रदर्शन में और सुधार आएगा और एक साफ बहुमत मिल जाएगा। आपने जानबूझ करके कन्हैया को बेगूसराय और उसके आसपास सीपीआई सीपीएम की जो सीटें थी वहां तक कन्फाइंड रखा, आपने अपने इलाके में नहीं बुलाया। ये रणनीति क्या काम कर गई आपके लिए? नहीं, ये कोई रणनीति नहीं है। देखिए, कन्हैया सीपीआई के नेता है, तो मेरे ख्याल से आप देख लीजिए, बेगूसराय से कन्हैया ने लोकसभा का चुनाव लड़ा था और वहां उम्मीद के विपरीत कन्हैया का एक तरीके से जो हार हुई थी, तो काफी मार्जिन से हार हुई थी। इसलिए मुझे तो ये बिल्कुल बहुत रिजनेबल लगता है कि कन्हैया ने ये तय किया कि जो बेगूसराय में सीपीआई और सीपीएम की 4 सीट थी, इन सीटों पर केंद्रित किया जाए। पूरे बेगूसराय जिले में, जैसे भोजपुर में भी पूरा लोकसभा की तुलना में आप देखेंगे पूरी तरह से पलट गया, तो मेरे ख्याल से बेगूसराय में भी शायद ओवरऑल रिजल्ट यही है। सीपीआई सीपीएम के अपने प्रदर्शन भी और आरजेडी या अगर कांग्रेस एग्जैक्टली नहीं मालूम, महागठबंधन का पूरा प्रदर्शन उस इलाके में बहुत बेहतर रहा। मुझे तो लगता है कि ये कन्हैया की रणनीति रही होगी, सीपीआई की रणनीति रही होगी और ये बिल्कुल काम आई है। लेकिन दीपांकर दा, आपने कहा कि ये चुनाव एक आंदोलन था, तो ये आंदोलन जो है वोट में, सीटों में तब्दील होता क्यों नहीं दिख रहा? क्यों महागठबंधन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है उस मैजिक नंबर तक पहुंचने में? देखिए, एक बात तो जरूर है कि आंदोलन है, लेकिन एक सत्ता के खिलाफ आंदोलन है और सत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, पूरे देश का प्रचार तंत्र जो है, प्रचार माध्यम है, उसका लगभग 90% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका रहता है और बिहार की भी सरकार उसी के पास है। तो जहां एक बहुत असंतुलन है, भारत कोई अमेरिका नहीं है कि जहां मीडिया के पास भी इतनी पावर है कि प्रेसिडेंट के भाषण को बीच रास्ते में रोक दे। तो भारत में हम देख रहे हैं कि जो पूरा सब कुछ झुका हुआ है, तो सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग मीडिया, सारे झुके हुए हैं माने सत्ता के पक्ष में, और वहां जनता को उस सत्ता के खिलाफ खड़े होकर के लड़ना पड़ रहा है। तो हमें लगता है कि ये बहुत एक अनइक्वल बैटल है और इस अनइक्वल बैटल में लोग 1 महीना पहले मान रहे थे कि शायद कोई लड़ाई ही नहीं है बिहार में। तो उस स्थिति से आगे बढ़कर के जो लड़ाई अभी तक दिखी है, मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मुझे अभी तो पूरा भरोसा है कि ये
चुनाव की गिनती जैसे आगे बढ़ेगी तो महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। सर, इस चुनाव में जो देखने को मिला, जिस ढंग से बीजेपी ने नीतीश कुमार को कट टू साइज जिसको कहते हैं, अब कुछ लोग भीतरघात कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सबक सिखाया है। राजनीति, ये कौन सी राजनीति है जब आप अपने मुख्यमंत्री को इस ढंग से एक्सपोज कर दें? मेरे ख्याल से देखिए, मामला शायद हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ नीतीश कुमार को डाउनसाइज करने का मामला था। शायद ऐसा ना हो। शायद ये आरएसएस के लोग बहुत ढंग से सोचते हैं। इनको जो लगा होगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, इन्होंने सोचा होगा कि इस एंटी इनकम्बेंसी को हम ही लोग हल्ला करके उसको एनडीए के अंदर समेट कर रख लेंगे, तो ताकि इस एंटी इनकम्बेंसी ऑपोजिशन को इसका कोई फायदा ना मिले। क्योंकि उनको लग रहा था ऑपोजिशन कोई ढंग का बिहार को आगे करके और अंदर भी, और शायद अगर तुलनात्मक रूप से जेडीयू का प्रदर्शन कुछ बेहतर दिख रहा है जो जैसा लोगों ने सोचा था उससे, तो मेरे ख्याल से रणनीति का ये फायदा हुआ कि बीजेपी के वोटर बीजेपी के पक्ष में, जेडीयू के वोटर जेडीयू के पक्ष में ज्यादा गोलबंद हुए। क्या आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को 70 सीटें देने के बजाय इस महागठबंधन में आपको कुछ और 20 सीटें 10 सीटें और मिलती तो शायद आंकड़े कुछ और होते आज? शायद अभी तो फिलहाल इसकी समीक्षा तो बाद में ही की जाएगी, और लेकिन चुनाव के दरमियान भी, चुनाव अभियान के दौर में बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे, बहुत कांग्रेस के नेता भी हमसे, उन लोगों ने प्राइवेटली बातें कही। लोगों की शायद ये लग रहा था कि अगर कांग्रेस को 50 इस तरीके का होता तो शायद ये थोड़ा और ज्यादा रहता और ज्यादा बेहतर होता। लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर बात करने का समय नहीं, आगे इस पर बात होगी जरूर। मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। आपको कहा जाता है इस महागठबंधन का कंसेंस कीपर, मतलब जो एक कल को यदि सरकार बनती है तो आप सही रास्ता दिखाएंगे। यदि खुदा ना खास्ते सरकार नहीं बनती है तो जो इतिहास रहा आरजेडी का लेफ्ट पार्टीज को तोड़ तोड़ कर अपने में मिलाने का, क्या अब आप फिर उसके बावजूद भी तेजस्वी पे भरोसा करेंगे? नहीं, देखिए, हमने जैसे कहा कि चुनाव आंदोलन वाला चुनाव था। जो एजेंडा था वो भी आंदोलन के जितने मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े या महिलाओं के सुरक्षा सम्मान से जुड़े, किसानों के अधिकार से जुड़े सवाल, तो यही मुद्दे महागठबंधन के अपने 25 सूत्री संकल्प पत्र में भी थे। तो मेरे ख्याल से सरकार तो बनी जाएगी, तो सरकार बनेगी तो सरकार इन मुद्दों पर डिलीवर करेगी। और बाई चांस अगर सरकार नहीं भी बन पाती है तब भी उस स्थिति में मेरे ख्याल से यही तो रास्ता है कि जो आंदोलन के मुद्दे सामने आ गए हैं, ये मुद्दे आप पीछे नहीं हटेंगे और इसी पर आंदोलन आगे बढ़ेगा। और मुझे तो अभी भी पूरा भरोसा है कि सरकार भी बदलेगी और ये जो आंदोलन है, ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे बिहार की राजनीति में हावी रहेंगे। एक अंतिम सवाल है सर, अब तो बिहार तो हो गया, अगला चुनाव पश्चिम बंगाल है, वहां जो लेफ्ट की स्थिति है उस पर क्या करेंगे? क्या कुछ उनको भी आप एकजुट करके कोई एक फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे? क्या उसमें ममता बनर्जी के लिए भी जगह होगी? कोशिश करेंगे। हमें लगता है कि अभी तक जो शायद बंगाल में लेफ्ट के सामने एक कोई दिक्कत रही है कि हमारे बहुत सारे लेफ्ट के साथी अभी भी बंगाल की राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में नहीं देख पाते हैं और इसलिए वहां राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई केंद्रित रहती है। भाजपा को एक तरीके से छूट मिल जाती है। हमें लगता है कि लेफ्ट को क्लियरली इस बात को समझ लेना होगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने में होड़ लेनी है तृणमूल कांग्रेस के साथ, ना कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ने में बीजेपी से होड़ लेनी है। तो जब लेफ्ट की प्रायोरिटीज अगर बिहार के चुनाव के बाद बंगाल में भी अगर प्रायोरिटीज ठीक हो जाए, मेरे ख्याल से बिल्कुल हो जाएंगे और इससे एक ऊर्जा मिलेगी पूरे बंगाल के लेफ्ट को, तो बंगाल में भी मुझे पूरा भरोसा है। इसका मतलब दीपांकर साहब, बंगाल में आपको ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों से कोई परहेज नहीं है? नहीं, कांग्रेस और ममता बनर्जी से परहेज का क्या सवाल है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से तुलना करनी होगी किसी भी दिन तुलना करनी होगी तो हम जरूर कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने, लोकतंत्र के सामने, जनता के सामने एक नंबर का खतरा है। हम कभी भी किसी भी सूरत में आज की डेट में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के साथ एक ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं रखेंगे। चलिए, इतनी साफ गोई से आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने दीपांकर दा एनडीटीवी से बात करने के लिए।